बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के डिस्कशन के अंदर हम सीफेब 5 की विंटर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सीफेब 5 विंटर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स के एरिया से पर्टेन करता है, जिसमें हमें एक कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 20 मार्क की वेटेज इस सवाल की, और इस सवाल को मैं आपकी प्रैक्टिस किट से रीड करूंगा। रीजन भी इनके प्रैक्टिस किट में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, डेट्स वगैरह जो है वो अपडेट कर दी जाती है। अच्छा, इस सवाल को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इसका प्रैक्टिस किट में भी सोल्यूशन देखा, जो जब ये पेपर आया था तो एग्जामिनर का भी सोल्यूशन देखा। तो एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली मुझे कहनी पड़ती है कि आई के बाकी सब्जेक्ट्स में भी शायद इस तरह से, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो इतना कोई फ्रिक्वेंट चेंज नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर इसमें स्पेसिफिकली टैक्स की बात करूँ ना, तो एक तो ट्रीटमेंट्स में ओवर द अटैम्प्ट बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी होती है। किसी अटैम्प्ट में सेम एडजस्टमेंट की कोई और ट्रीटमेंट की जाती है, किसी अटैम्प्ट में उसी सेम एडजस्टमेंट की कोई और ट्रीटमेंट की जाती है, जिसे मैंने रिपीटेडली थ्रू आउट द कोर्स मल्टीपल टाइम हाईलाइट किया है। अब ये जो सवाल है ये मैं पहली बार रिकॉर्ड नहीं कर रहा। लास्ट अटैम्प्ट में भी मैंने इस सवाल को सॉल्व करवाया था। उस वक्त मैंने सजेस्टेड आंसर को सामने रखा था, अपने हिसाब से सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, दोनों को कंपैरिजन किया था। सोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बता दिया था कि भाई ये आई कैप नहीं किया है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये सही है या गलत है। अब ये सवाल प्रैक्टिस किट का भी पार्ट बन चुका है, तो मैंने प्रैक्टिस किट का सोल्यूशन देखा, और प्रैक्टिस किट का सोल्यूशन देखा और फिर अपने सोल्यूशन को भी देखा, आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन को भी देखा। तो चलो, मेरे सोल्यूशन में और आई कैप के सोल्यूशन में तो फ़र्क बनता है कि मैं चलो एक अलग इंडिविजुअल हूँ, अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन आई कैप के ही इस सवाल के प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन और सजेस्टेड आंसर के सोल्यूशन में भी फ़र्क है। और वो फ़र्क कोई टैक्स लॉस का फ़र्क नहीं है, वो फ़र्क बेसिकली सिंपली अगेन जो नॉर्मल टैक्स ट्रीटमेंट है उनका फ़र्क है। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है सवालों को रिकॉर्ड करने से पहले कि यार मैं बच्चों को क्या बताऊं। ये बात बताऊंगा तो एक बच्चा उठ कर आएगा, सर प्रैक्टिस किट में ये हुआ है, प्रैक्टिस किट वाली बात बताऊंगा तो सजेस्टेड आंसर में ये हुआ है, ये दोनों बातें बताऊंगा तो सर आपने तो क्लास में कुछ और बताया था। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है इस तरह की चीज़ों को टैकल करना ड्यू टू दिस इनकन्सिस्टेंसी एट द आई कैप लेवल। एनीवे, हम अपने हिसाब से सवाल को सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ रिकॉर्ड करते वक्त मुझे याद आएगा कि प्रैक्टिस कोडिंग में कुछ और हुआ है, सजेस्टेड आंसर में कुछ और हुआ है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, हाईलाइट करता रहूँगा। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये विंटर 2024 की अटेम्प्ट का 20 मार्क की वेटेज इस सवाल की। कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 सितंबर 2026। आई डोंट नो इस इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, इस इन्फॉर्मेशन का क्या रोल होता है सवाल के अंदर ही, लेकिन ये दे देता है। या चलो सवाल की पहले रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है, अच्छा प्रैक्टिस किट के सवाल में रिक्वायरमेंट ही मेरा ख्याल है कि बल्कि यहाँ चली गई है, सॉरी ये रही। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute under the correct head of income the total income and taxable income and net tax payable or refundable to MTPL for the tax year 2026। एक कंपनी है यहाँ पर MTPL के नाम से, जिसकी टैक्स ईयर 2026 के लिए हमें हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल वगैरह कैलकुलेट करना है, रिफंडेबल वगैरह। इग्नोर WWF WPPF मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स सुपर टैक्स एंड डिफॉल्ट चार्ज इफ एनी, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस एंड राउंड ऑफ ऑल फिगर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये सारी चीज़ें तो हमें इग्नोर करनी है, टर्नओवर टैक्स, ACT, सुपर टैक्स वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, और सारी एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स को हम प्रॉपर्ली शो करेंगे। अब सवाल की इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। कहता है, मजबूत टायर्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज अ मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड सप्लायर ऑफ रेडिकल टायर्स फॉर ट्रक्स एंड बिजनेस अक्रॉस पाकिस्तान। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 मई 2025। 15 मई 2025 का मतलब है कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है तो ये टैक्स ईयर 2025 में इनकॉर्पोरेट हुई है। While the paid up capital of rupees 90 million on a land located on the outskirts of Karachi, MTPL is 60% owned by Osaka Rubber Technologies Limited, a foreign company। एक कंपनी है मजबूत टायर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, सप्लायर भी है, टायर्स वगैरह ये सप्लाई करती है। 15 मई 2025 टैक्स ईयर 2025 में इनकॉर्पोरेट हुई। 90 मिलियन का पेडअप कैपिटल है। जनरली पेडअप कैपिटल वगैरह की इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट दे रहा होता है कि वो स्मॉल कंपनी वाला क्राइटेरिया देख लें। तो यहाँ पर पेडअप कैपिटल 50 मिलियन से ज़्यादा, तो यानी कि ये स्मॉल कंपनी तो नहीं हो सकता। और ये कराची आउटस्कर्ट की लैंड पे बना हुआ है। आई डोंट नो आउटस्कर्ट का क्या मतलब होता है। 60% इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो ओसाका रबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी के पास है।
तो जब ये फॉरेन कंपनी वगैरह का नाम आ जाए तो मोर और लेस हमारा जहन ट्रिगर कर जाना चाहिए कि यहाँ पर थिन कैपिटलाइजेशन के जो सेक्शन है, सेक्शन 106 और 106 से मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो ट्रिगर हो रहे हो। आगे कहता है ऑन 30 जून 2025 कंपनी रिसीव द स्टेटस ऑफ ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द एफबीआर। अच्छा, 30 जून 2025 पे, टैक्स ईयर 2025 के लास्ट डे पे हमें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस मिल गया। सर आपको याद होगा कि हमने एक टैक्स क्रेडिट कवर किया था, मैं एग्जैक्ट सेक्शन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा, सेक्शन 65G था या सेक्शन 65F था कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट हमें एक टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। The following information has been extracted from the MTPL record for the tax year 2000 for the year ended 30 June 2026। जिस साल के लिए हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा टैक्स ईयर 2026 है, 30 जून 2026 है। अच्छा, हमारे पास रुपीस इन मिलियंस में सेल्स गिवन है 600 मिलियन। अगेन सेल्स 600 मिलियन से ज़्यादा है, सेल्स 600 मिलियन है, तो यहाँ पर आपने ये बात कंक्लूड कर ली कि ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नहीं होती। अच्छा, पिछली जो भी रिसेंट में अटेम्प्ट के सवाल सॉल्व करता हूँ तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी सवाल सॉल्व करते हुए ना स्मॉल कंपनी और एसएमई का क्राइटेरिया अप्लाई करता हुआ भूल जाता हूँ, और फिर जब आईकेप के सोल्यूशन को देखता हूँ तो देखता हूँ अरे ये तो स्मॉल कंपनी थी, ये तो एसएमई थी। तो आप जनरली इनकम टैक्स की कंपटीशन के सवालों में ना पहले ही कुछ प्री चेक्स अपने जहन में रख लेंगे। मैं सबसे पहले ये देखूंगा यार ये स्मॉल कंपनी तो नहीं है, मैं ये देखूंगा ये एसएमई तो नहीं है, मैं ये देखूंगा ये फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी तो नहीं है। इनकम कैलकुलेट होगी तो इनकम कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कहीं सुपर टैक्स वगैरह तो नहीं लग रहा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जहन में रखेंगे हर सवाल को सॉल्व करते हुए। अब जैसे यहाँ पे 90 मिलियन का पेड अप कैपिटल था तो मैंने कंक्लूड कर दिया स्मॉल कंपनी तो नहीं है। 600 मिलियन की सेल्स आ रही है यानी कि ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी नहीं होगी, नॉर्मल कंपनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 399, ग्रॉस प्रॉफिट है 201, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 46, फाइनेंशियल चार्जेस है 25, अदर इनकम है 13 और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है 143। फिर कहता है सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट अमाउंटिंग टू 60 मिलियन with the associated cost of these items totaling 58 million, which is already included in the cost of sales above. No additional expenses were incurred in relation to the exports. कह रहा है 600 की सेल्स के अंदर 60 का अमाउंट और 399 की कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 58 का अमाउंट एक्सपोर्ट से पर्टेन करता है, और इस एक्सपोर्ट से पर्टेनिंग कोई और एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह नहीं हुए। सर हम ये बात जानते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे सेक्शन 154 के तहत 2% की विदहोल्डिंग होती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जब हमें प्रोसीड रियलाइज होती है तो सेक्शन 154 के तहत 2% का टैक्स विदहोल्ड होता है, 1% एडवांस टैक्स होता है, 1% मिनिमम टैक्स होता है, 1% एडवांस टैक्स होता है, 1% मिनिमम टैक्स होता है। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की जो इनकम है वो हमारी मिनिमम टैक्स होने की वजह से मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करती है। मिनिमम टैक्स रिजीम के इनकम को आप शो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही करेंगे, शो हेड्स ऑफ इनकम टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम में ही करेंगे। बस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त मिनिमम टैक्स रिजीम की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का एक थोड़ा सा एडिशनल या डिफरेंट मैकेनिज्म है। पॉइंट नंबर 1 का सेकंड बुलेट, इस एडजस्टमेंट की इस वाली एडजस्टमेंट का जो सोल्यूशन है ना वो आईकेप की प्रैक्टिस किट में भी गलत हुआ है, वो आईकेप के सजेस्टेड आंसर में भी गलत हुआ है। क्या गलती हुई वो मैं आपको बताता हूँ। Sale of radial tires amounting to 23.6 million inclusive of an 18% sales tax. These tires were purchased locally at a wholesale price of 13 million from a commercial importer in Karachi. They were sold to the registered retailer in the same condition as when purchased. These retailers are registered under the Sales Tax Act 1990. No tax was collected or deducted at the time of purchasing and selling the tires. अब सुनिएगा, 23.6 मिलियन की हमने कोई टायर्स की कोई रेडियल टायर होते होंगे सेल्स की है, और ये 23.6 का जो नंबर है ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो हम सेल्स टैक्स को तो एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू, वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमने गवर्नमेंट को पे कर देना। ये टायर हमने 13 मिलियन की होलसेल प्राइस पे परचेज किए थे कमर्शियल इंपोर्टर से। ये टायर हमने 13 मिलियन की होलसेल प्राइस पे परचेज किए थे कमर्शियल इंपोर्टर से, और फिर लास्ट में लिखा है नो टैक्स वॉज कलेक्टेड और डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। यानी कि जब हमने टायर कलेक्ट किए थे तो टायर की पेमेंट करते वक्त, जब हमने टायर कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किए थे तो टायर की पेमेंट करते वक्त हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अब यहां पर टैक्स डिडक्ट होना भी नहीं चाहिए था, यहां पर टैक्स डिडक्ट होना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर आपने कमर्शियल इंपोर्टर से टायर परचेज किए। हमने सेक्शन 153 के अंदर कवर किया है कि जब आप कमर्शियल इंपोर्टर से गुड्स बाय करते हो, जब आप कमर्शियल इंपोर्टर से सेम कंडीशन में गुड्स बाय करते हो तो वहां पर सेक्शन 153 की विदहोल्डिंग नहीं करते, तो यहां पर विदहोल्डिंग होनी ही नहीं चाहिए थी।
आईकेप ने जब अपना सजेस्टेड आंसर दिया तो विद होल्डिंग ना होने की वजह से 20% परचेजेस डिसअलाउ कर दी, 20% परचेजेस डिसअलाउ कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज करते वक्त विद होल्डिंग होती ही नहीं है। लेकिन फिर शायद आईकेप ने अपनी गलती को रियलाइज किया, प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन के अंदर ये वाली बात सही कर दी, प्रैक्टिस किट के अंदर सोल्यूशन के अंदर ये वाली बात कर दी। यहाँ पर परचेजेस डिसअलाउ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 21 में हमने कवर किया कि परचेजेस की पेमेंट पर अगर विद होल्डिंग ना करो तो आपकी 20% तक परचेजेस डिसअलाउ हो जाती है। लेकिन यहाँ तो विद होल्डिंग होनी ही नहीं थी, क्योंकि आप कमर्शियल इंपोर्टर से बाय कर रहे हो। सेक्शन 153 की एक्सेप्शन में है कि कमर्शियल इंपोर्टर की पेमेंट पे विद होल्डिंग नहीं होती। तो सजेस्टेड आंसर के अंदर उन्होंने 20% का परचेजेस डिसअलाउ कर दिया, जबकि यहाँ पर एक्सपेंसिव परचेजेस डिसअलाउ नहीं होनी चाहिए थी। प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन में उन्होंने ये वाली बात सही कर दी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर फिर कहता है ये टायर हमने रजिस्टर्ड रिटेलर को सेम कंडीशन में बेच दिए। ये जो रिटेलर्स है ये सेल्स टैक्स लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, ये जो रिटेलर है ये सेल्स टैक्स लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। सर ये रिटेलर सेल्स टैक्स लॉ के तहत रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि ये सेक्शन 153 के हिसाब से विदहोल्डिंग एजेंट बन गए, ये सेक्शन 153 के हिसाब से विदहोल्डिंग एजेंट बन गए। चूंकि ये सेक्शन 153 के हिसाब से विदहोल्डिंग एजेंट बन गए, इनकी जिम्मेदारी ये थी कि जब हमने इनको टायर सेल किए तो ये हमारी विदहोल्डिंग करता है। इन रजिस्टर्ड रिटेलर की जिम्मेदारी थी कि जब हमने इनको टायर सेल की तो ये हमारी विदहोल्डिंग करता है सेक्शन 153 के तहत। देखिए हम कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है, हम कमर्शियल इंपोर्टर से बाय करके सेल कर रहे हैं। तो जब हमने रजिस्टर्ड रिटेलर को ये टायर सेल किए तो रजिस्टर्ड रिटेलर की जिम्मेदारी थी कि वो पेमेंट करते वक्त हमारा सेक्शन 153 का टैक्स विदहेल्ड करते। और मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, ऑल्दो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ऑल्दो कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, लेकिन ये वाले टायर में मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच रहा, ये वाले टायर में परचेज करके सेल कर रहा हूँ। तो चूंकि मैंने टायर परचेज करके सेल किए बीना प्राइवेट कंपनी, तो इन विदहोल्डिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो मेरा टैक्स विदहोल्ड करते और इस विदहोल्डिंग की बेसिस पे ये टायर की इनकम मेरी मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करती, ये टायर की इनकम मेरी मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करती। ये इनकम को ना आईकेप के सजेस्टेड आंसर के अंदर ना प्रैक्टिस किट के सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स ही नहीं करवाया। प्रैक्टिस किट के सॉल्यूशन में भी गलती, आईकेप के सजेस्टेड आंसर में भी गलती कि इस इनकम को मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स ही नहीं करवाया, नॉर्मल रिजीम में टैक्स करवा दिया। हालांकि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट को सेल करो और विदहोल्डिंग एजेंट विदहोल्डिंग ना करे, आपकी रिजीम चेंज नहीं होती, आपकी रिजीम अगर मिनिमम टैक्स रिजीम है तो मिनिमम टैक्स रिजीम ही रहेगी। तो ऑब्वियसली मैं तो सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सही कर दूंगा, लेकिन बता रहा हूं कि इसका प्रैक्टिस किट में भी मसला है, आईकेप के सजेशन आंसर में भी मसला है। फिर आगे क्या कहता है, The cost of this include 38 million for accounting depreciation and 1 million for amortization of quality control software। तो ये दोनों तो accounting depreciation amortization है, disallow कर देंगे। Administrative and selling expenses include 3.1 million incurred by MTPL for providing meal and refreshment to customers during seminar held at a local hotel to promote product awareness। हमने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए कोई सेमिनार रखा और कस्टमर्स की रिफ्रेशमेंट और खाने पीने पे लोकल होटल पे 3.1 मिलियन इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया। आपको याद होगा कि सेक्शन 21 में इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का हमने रूल कवर किया था, रूल 10। रूल 10 के अंदर ये बात लिखी थी कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ होगा जब ये 3-4 कंडीशंस हों। अगर फॉरेन कस्टमर्स की, फॉरेन सप्लायर्स की इंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हो तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर लोकल क्लाइंट, लोकल कस्टमर की इंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हो तो वो तुम्हारी बिजनेस प्रेमिसेस में होना चाहिए। अब तुमने इनको होटल में जाकर खाना खिला दिया, यानी कि बिजनेस प्रेमिसेस में खाना नहीं खिलाया, बिजनेस प्रेमिसेस में इंटरटेनमेंट पर खर्चा नहीं किया, तो ये एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा होगा। देन financial charges include profit on debt on a loan of $0.6 million equivalent to PKR 180 million obtained from ORTL on 1st July 2025 for the construction of a factory building. The profit on debt at the rate of 5% per annum is due monthly in arrears. The factory building with a total cost of 187 million was completed and become operational on 1st January 2026. Repayment of the principal loan amount is scheduled to commence in July 2026. ये ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर थिन कैपिटलाइजेशन सेक्शन 106 सेक्शन 106A की एप्लीकेशन है। देखो यहाँ इन्होंने बता दिया था कि ये जो ओसाका रबर है ये एक फॉरेन कंपनी है और हमारी 60% शेयर होल्डिंग इसके पास है, तो हम एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी है। कह रहे हैं फाइनेंशियल चार्जेस में प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट शामिल है 0.6 मिलियन लोन के ऊपर, जो कि PKR में 180 मिलियन बनता है। 1 जुलाई पे हमने ये लोन लिया था फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए, 5% का प्रॉफिट है, हर महीने प्रॉफिट दिया जाता है और फैक्ट्री बिल्डिंग हमने 187 पे कंप्लीट कर ली 1 जनवरी 2026 पे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें जो हमें देखनी है। नंबर 1,
जो भी थिन कैपिटलाइजेशन और जो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉफिट ऑन डेट टू फॉरेन एसोसिएट वाला सेक्शन है, सेक्शन 106 और 106A, इन दोनों सेक्शन के तहत जो है हम इंटरेस्ट डिसअलाउड का पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली हमने फैक्ट्री रेडी कर ली है 187 मिलियन की कॉस्ट में, तो इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो इंटरेस्ट डिसअलाउड वाली एडजस्टमेंट और एक डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट। डिटेल्स में उस वक्त आऊँगा जब ये एडजस्टमेंट कवर करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 में कहता है अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ डिविडेंड ऑफ 1.6 मिलियन रिसीव फ्रॉम पार्टिकल एनर्जी लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर MTPL acquired 80,000 shares in PEL on 15 जनवरी 2026। 80,000 शेयर्स हैं एक कंपनी के और वहाँ से हमें डिविडेंड मिला है, और ये कंपनी जो है पार्टिकली एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। सर डिविडेंड के बारे में तो हमें पता है, डिविडेंड 100% केसेस में डिविडेंड हमारा फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करता है, और जो भी डिविडेंड के रेट्स है जनरल रेट तो 15% है, लेकिन IPP के केस में 7.5% का रेट है। ये बात मैंने थ्रू आउट द लेक्चर भी मल्टीपल टाइम बताई है, इतनी बार बताई है अपने पिछले 8-10 सालों की टीचिंग करियर में कि शायद अब तक तो मेरी बात ICAP तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच सकी। सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 168 और 169 के अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि FTR की इनकम किसी हेड में क्लासीफाई नहीं होगी। FTR की इनकम किसी हेड में क्लासीफाई नहीं होगी। जब एक FTR की इनकम किसी हेड में क्लासीफाई नहीं होगी तो वो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट बननी नहीं चाहिए। लेकिन ICAP कैफ लेवल पे भी यही करता है, फाइनल लेवल पे भी यही करता है, किसी टाइम में सही कर देता है, किसी टाइम में गड़बड़ कर देता है कि वो FTR की इनकम को अदर सोर्सेज में क्लासीफाई कर देगा, FTR की इनकम को टोटल इनकम का पार्ट बना देगा। लेकिन लीगली FTR की इनकम को किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनना चाहिए। फिर कहता है a gain of 11.4 million resulting from the sale of 2,60,000 shares in Good Transport Limited, a listed company at ₹90 per share on 15 जून 2026। 11.4 का गेन है जो कि अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है 2,60,000 शेयर्स की सेल के ऊपर 90 रुपये के हिसाब से। MTPL ने इनिशियली परचेज 2 लाख शेयर्स ऑफ GTL एट ₹60 पर शेयर ऑन 1 नवंबर 2025। Additionally, MTPL received 100,000 bonus shares issued by GTL on 30 April 2026. The market price of each share on the date of entitlement of the bonus and the date when the bonus shares were credited to MTPL account was 65 and 75 respectively. अब अगेन इस एडजस्टमेंट के अंदर भी ना एरर्स ही ना ICAP ने इंतहा कर दी अपनी प्रैक्टिस के अंदर। मुझे सजेस्टेड सोल्यूशन का तो सजेस्टेड आंसर का तो सोल्यूशन याद नहीं आ रहा उसने क्या किया है, मोस्ट लाइकली वहाँ भी गलती किया होगा। प्रैक्टिस सीट का सोल्यूशन आ रहा है, याद आ रहा है उसके अंदर उसने क्या गलती की है। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि जब वो खुद कह देता है कि भाई लिस्टेड कंपनी का शेयर है, लिस्टेड कंपनी का शेयर है, और लिस्टेड कंपनी का शेयर आप कहाँ से खरीदते हो? स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो। तो जब लिस्टेड कंपनी का शेयर आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते हो, तो 0.5% के नोशनल एक्सपेंसेस की एक एडजस्टमेंट होती है। ICAP बिल्कुल अपनी मर्जी से किसी अटेम्प्ट के सोल्यूशन में वो 0.5% की एडजस्टमेंट करेगा, किसी अटेम्प्ट के सोल्यूशन में 0.5% की एडजस्टमेंट नहीं कर रहा होगा। आई डोंट नो उसके पीछे क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या उसको वही नाजिल होती है कि कभी वो एडजस्टमेंट लेगा, कभी वो एडजस्टमेंट नहीं लेगा। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज के शेयर्स की अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेस हो रहा है, तो परचेज को और कॉस्ट को 0.5% से एडजस्ट किया जाता है। वो इसके प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन में तो नहीं किया हुआ, सजेस्टेड आंसर का सोल्यूशन मुझे याद नहीं आ रहा। फिर लिस्टेड कंपनी का शेयर है, 2,60,000 हमने शेयर्स बेचे 90 रुपये के हिसाब से, ये एक बात है। हमने 2 लाख शेयर खरीदे थे 60 रुपये के हिसाब से 1 नवंबर 2025 पे। 1 लाख शेयर्स हमें बोनस में मिले, 1 लाख शेयर्स हमें बोनस में मिले, तो इस पे सेक्शन 236G का बोनस शेयर्स पे फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स लगेगा। सेक्शन 236G हमने कवर किया था कि टैक्सेशन ऑफ बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर्स पे जो है ना मेरे ख्याल है 10% का मुझे टैक्स याद आ रहा है या 5% का याद आ रहा है, देख लेंगे जाके सेक्शन में। तो बोनस टैक्स का फाइनल टैक्स लगेगा। अगेन इस फाइनल टैक्स की इनकम को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या टोटल इनकम में दिखा गया होगा। FTR की इनकम किसी हेड में क्लासीफाई नहीं होनी चाहिए, FTR की इनकम को हम किसी हेड में क्लासीफाई नहीं करेंगे। फिर जब बोनस शेयर्स मुझे मिले, बोनस शेयर्स के केस में जो डे एंड प्राइस ऑफ द बुक क्लोजर है इस केस में 65, इस पे मैं बोनस शेयर्स का फाइनल टैक्स पे करूंगा, तो ये 65 बोनस शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगी, ये 65 बोनस शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगी। ICAP ने पुराने शेयर्स की कॉस्ट को लेकर बोनस शेयर्स में वेटेड एवरेज पे एग्रीगेट कर दिया है, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड कर दिया है। ये किसी पुराने ज़माने की ट्रीटमेंट थी कि पहले टैक्स लॉ में वो ऐसा हुआ करता था। यहाँ पर
आज की तारीख में सेक्शन 236 एग्जिस्ट करता है, जो कि ये कहता है कि बोनस शेयर्स पे फाइनल टैक्स लगेगा सेक्शन 236 के तहत, और जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है वो हमारे एसेट की कॉस्ट बन जाती है। तो 65 की प्राइस पे अगर मैं बोनस शेयर्स पे टैक्स दे रहा हूँ तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट अलग रहेगी 65। आईकेप ने अपने प्रैक्टिस के सोल्यूशन में पुराने की शेयर्स की कॉस्ट और बोनस शेयर्स की कॉस्ट को एग्रीगेट करके पता नहीं क्या ही कोई खिचड़ी बनाई है। ये होता था किसी ज़माने में, पिछले काफ़ी सालों से ये बात जा चुकी है। या तो जो सोल्यूशन बनाने वाला बनता बैठा है वो कोई बाबा बैठा हुआ है, आई डोंट नो। और मेरे मिजाज से आपको फील हो रहा होगा कि आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। रीज़न भी कि मैं आधे पौने घंटे का एक सोल्यूशन रिकॉर्ड करने से पहले मेरा 1.5-2 घंटा इसमें सिर्फ ज़ाया हो रहा होता है कि यार प्रैक्टिस किट में क्या हुआ है, सजेस्टेड सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, अब मैंने पढ़ाया किया और अब मैं बच्चों को क्या बताऊँ। एनीवे, कहता है द फॉलोइंग एसेट्स वर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2026। प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान 105, यूज मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इस पर कोई नोट दिया हुआ है, ऑफिस व्हीकल। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स विदहेल्ड अंडर सेक्शन, नोट कहाँ गया, ये नोट तो है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस किट में ये कॉपी नहीं कर पाए नोट, मैं सोल्यूशन में भी देख लेता हूँ। हाँ ये देखें, ये प्रैक्टिस किट का सवाल खोला है, ये क्वेश्चन पेपर खोला है मैंने। क्वेश्चन पेपर में इसके आगे एक नोट लिखा हुआ है जो प्रैक्टिस किट के अंदर कॉपी नहीं हुआ, मतलब एडिटोरियल एरर्स भी हैं। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा जब हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे नोट इन्होंने कॉपी करना ही भूल गए, पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि कोई और इन्फॉर्मेशन इन्होंने कॉपी ना करना भूल ना गए हो। खैर, अच्छा जी, यहाँ पे भी अगेन एक ऐसी चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की, प्रैक्टिस किट में कुछ और, सजेस्टेड सोल्यूशन में कुछ और। प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड है और करंट ईयर में ये परचेस की है, तो इस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। यूज मशीनरी है, यूज मशीनरी सेकेंड हैंड मशीनरी है, इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं होता, तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट ना होने की वजह से इस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलेगा, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, अब कंप्यूटर हार्डवेयर के केस में मैंने लेक्चर्स में बताया है कि वो प्लांट एंड मशीनरी जो पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल ना हुई हो, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, ये एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से प्लांट एंड मशीनरी है, ये एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से प्लांट एंड मशीनरी है। अगर ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन मीट करते हैं तो इस पर 25% का इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए। आईकेप ने अपने सजेस्टेड सोल्यूशन के अंदर हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं किया। मुझे पता है वो क्यों नहीं किया, वो लकीर का फकीर के यार ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो कंप्यूटर हार्डवेयर है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर सजेस्टेड प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन के अंदर ये बात रियलाइज कर ली और प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन के अंदर इस पर भी इनिशियल अलाउंस क्लेम कर लिया। यानी सजेस्टेड सोल्यूशन में, आईकेप के सजेस्टेड सोल्यूशन में इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं किया कंप्यूटर हार्डवेयर पे, प्रैक्टिस किट के सोल्यूशन में जो कि अगेन आईकेप की ही है उस पर इनिशियल अलाउंस क्लेम कर लिया। क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर पे तो हम क्या कहते हैं, मतलब ये तो अमोर्टाइजेशन होगी। ऑफिस व्हीकल, अब ऑफिस व्हीकल यानी कि अपेरेंटली नाम से लग रहा है कि वो व्हीकल जो कि लोगों को लाने ले जाने के लिए सीईओ मैनेजर इस तरह की व्हीकल है, यानी कि व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, तो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर के केस में हम इनिशियल अलाउंस स्पेसिफिक क्लेम नहीं करते। अगर ऑफ व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है तो मेरा भी व्यू ये है, और आईकेप का भी एक सवाल है, अगेन हर सवाल में ऐसा नहीं करता, आईकेप की तो आदत है ना अपनी बात से मुकर जाना। तो एक सवाल है जिसके अंदर आईकेप ने भी व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर पे इनिशियल अलाउंस क्लेम किया है, एक सन लिमिटेड के नाम से, मार्स लिमिटेड के नाम से सवाल है, उसमें आईकेप ने भी अपने सोल्यूशन में व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर पे इनिशियल अलाउंस क्लेम किया। प्रैक्टिकली भी ऐसा होना चाहिए, मेरा भी व्यू यह है कि अगर व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है तो उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम करना चाहिए 25% के रेट से। यहाँ तो चलो नहीं बनता क्योंकि ये ऑफिस व्हीकल है। तो जी ये था हमारे पास सवाल, और सवाल को रीड करते हुए आप लोग मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा देख चुके होंगे। एनीवे हमें तो सॉल्व करना ही है, तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मजबूत टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स ईयर 2026, थोड़ी सी हम स्पेस रहने देंगे मेन वर्किंग के लिए, मतलब मेन सोल्यूशन के लिए, जहाँ पर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे।
एक्सेल में अच्छी बात है कि हम रो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम बना के भी वर्किंग कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल कॉलम में भी वर्किंग कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो। वैसे अगर देखो मैं एग्जाम में होता ना तो मैं शायद मल्टीपल कॉलम बना के वर्किंग करता, लेकिन अब चूंकि मैंने इसका सोल्यूशन देख लिया तो मुझे पता है कि ये सिंगल कॉलम बनाकर भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो मैं मल्टीपल कॉलम नहीं बना रहा। लेकिन चूँकि यहाँ पर मल्टीपल रिजीम्स हैं, एक्सपोर्ट MTR में जा रहा है, ये वाली इनकम भी MTR में जा रही है, बाकी सारी चीज़ें हमने एज अ मैन्युफैक्चरर सेल की है जो कि NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 रिजीम से तो कॉलम बना लेना चाहिए एग्जाम सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर इसका डाटा इस तरह से है कि कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। अच्छा, बल्कि ये हम काम मेन आंसर में ही कर सकते हैं, वर्किंग में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 मिलियन। इस पॉइंट में तो कोई ऐसी फलाल एडजस्टमेंट नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी। यहाँ पर आता है 60 मिलियन की एक्सपोर्ट सेल्स है, 58 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कि 2 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की इनकम है जो कि मिनिमम टैक्स CG में टैक्स होगी। यहाँ से फिलहाल मैं हटा देता हूँ इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू MTR। मैं इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही दिखाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ से इसलिए हटा रहा हूँ ताकि हमारी नज़रों में आ जाए, हम इसको मिक्स ना कर दें। क्यों नज़रों में आ जाए वो आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। फिर 23.6 मिलियन की सेल्स की जो कि इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, लेस सेल्स टैक्स इंक्लूडेड इन सेल्स 23.6 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 118। सेल्स टैक्स का अमाउंट हटा देंगे, 23.6 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 118। फिर 13 मिलियन के गुड्स परचेज किए थे जिसमें हमने विदहोल्डिंग नहीं की थी, हमें एग्जामिनर को घर पे पहुंचा कर आना होगा। परचेजेस डिसअलाउड ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स, इसके आगे लिख दें विदहोल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड ऑन परचेज फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्टर। यहाँ लिख देता हूँ ये बात, विदहोल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड ऑन परचेज फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्टर। यहाँ परचेजेस डिसअलाउ नहीं होगी क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज करते वक्त विदहोल्डिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है, कितना है जी 38 का डेप्रिसिएशन, 1 का अमोर्टाइजेशन, 38 और 1। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस प्रेमिसेस में नहीं किया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आउटसाइड बिजनेस प्रेमिसेस डिसअलाउड 3.1। फिर ये फाइनेंशियल चार्जेस वाली एडजस्टमेंट है, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। डिसअलाउड प्रॉफिट ऑन डेट। अब देखें हमारी कंपनी की 60% शेयर होल्डिंग ओसाका रबर टेक्नोलॉजीज के पास है, तो हम फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी, हम FCRC तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी कंपनी का इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना है सर, ये यहाँ दिया हुआ था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अच्छा, इसका बिजनेस वगैरह, इसकी फैक्ट्री वगैरह तो 1 जुलाई पे बनी है, तो शुरू के 2-3 महीने मतलब मई के 15 दिन और जून के महीने तो कुछ भी नहीं था। 15 मई को इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन फैक्ट्री हमारी कब बनी थी? फैक्ट्री बनाने के लिए लोन वगैरह कब लिया था? 1 जुलाई पे, यानी कि ऑपरेशंस वगैरह 1 जुलाई से स्टार्ट हुए होंगे। तो जो पेड अप कैपिटल है वही हमारी इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है 90।
अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अब ये चलाना पड़ रहा है। तो इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, फिर हम लेंगे फॉरेन इक्विटी। फॉरेन इक्विटी के लिए इसी का हम 60% कर देंगे। 60% शेयर होल्डिंग फॉरेन कंपनी के पास थी, 54 आ गया। लिमिट कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी, ये आ जाएगा 54 का 3, 162। हमारे पास फॉरेन डेट कितनी है? सर फॉरेन डेट हमें यहाँ बताया था, फॉरेन डेट है 180 मिलियन, और लोन लिया था 1 जुलाई 2005 पे, 5% का इस पर इंटरेस्ट रेट है, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट 180 का 5%, 180 का 5%, 9 का इंटरेस्ट है। अब इसमें से अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड कितना होगा? सर 162 मिलियन तक हमें डेट अलाउड थी, तो इसका मतलब है कि 162 का 5% अलाउ रहेगा, 162 तक का 5% अलाउ रहेगा, और 9 माइनस 8.1 ये हमारा डिसअलाउड पोर्शन आ जाएगा। 9 माइनस ये हमारा डिसअलाउड पोर्शन आ जाएगा। तो 8.1 का इंटरेस्ट अप टू 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी अलाउड, ये डिसअलाउड। अच्छा, ये जो हमने डिसअलाउड कैलकुलेट किया ना, ये हमने कैलकुलेट किया अंडर सेक्शन 106, थिन कैपिटलाइजेशन का सेक्शन, थिन कैपिटलाइजेशन का सेक्शन। फिर एक और सेक्शन है 106 से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों को क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, नॉर्मल है ये। थिन कैपिटलाइजेशन का सेक्शन तो मुझे रटा हुआ था, तो मैंने इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तो थिन कैपिटलाइजेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। थिन कैपिटलाइजेशन के तहत 0.9 का इंटरेस्ट डिसअलाउ है। जो इसके बाद हमने एक और सेक्शन कवर किया था ना, सेक्शन 106 से, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉफिट ऑन डेट पेबल टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इसके अंदर भी हमने बहुत सारी बातें कवर की थी। लेकिन यहाँ पर ने एक, मुझे याद पड़ा एक एक्सेप्शन थी कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट 10 मिलियन से कम होना तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा तो था, मतलब पढ़ाते हुए बताया था आप लोगों को। सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 दिस एंड दिस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एक्सेप्टेबल इनकम अमोर्टाइजेशन। हाँ, ये रहा। This section shall not apply to foreign controlled resident company if total foreign profit on debt claimed the deduction is less than 10 million rupees for a tax year. अगर फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट 10 मिलियन से कम हो तो फिर 106 से अप्लाई नहीं होता, तो 106 ए की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक लाइन लिख दें, सेक्शन 106 ए is not applicable as foreign profit on debt is less than ₹10 मिलियन। क्योंकि फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट ₹10 मिलियन से कम है, तो यहाँ पर सेक्शन 106 ए की एप्लीकेशन ही नहीं बनेगी। 106 के तहत जो डिसअलाउड पोर्शन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट डिसअलाउड वर्किंग 1 0.9। और ये वाली बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने फैक्ट्री बनाई है तो इसमें हमने डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अदर इनकम में 1.6 मिलियन का डिविडेंड है, हटा दें, लेस डिविडेंड टैक्सेबल अंडर FTR 1.6। अदर इनकम के अंदर क्या कह रहा है? अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ गेन ऑफ 11.4 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, इनिशियली 2 लाख परचेज किए, लाख बोनस शेयर्स मिला। तो अभी अदर इनकम में जो अकाउंटिंग गेन है वो हटा देता हूँ, टैक्स के हिसाब से कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट करूंगा। तो लेस अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन 11.4।
सॉरी, अब इस पे हम डेक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस वगैरह आएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमारे पास फ़िलहाल इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन आ गया। टैक्स अमोटाइजेशन के लिए कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम यहीं पे माइनस कर सकते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए थोड़ी वर्किंग करना पड़ेगी। क्या वर्किंग करेंगे? देखो, क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर है 5 मिलियन का। तो यहाँ पर प्रैक्टिस किट की बुक में तो वो नोट मिस हो गया है, वो मैं क्वेश्चन पेपर से देख रहा हूँ। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, इसको यहीं डाल देते हैं। मैंने वो नोट यहाँ कॉपी कर दिया है प्रैक्टिस किट के अंदर, और मैंने डेट भी ना अपडेट कर दिया। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years वॉज ऑलरेडी फॉर यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। क्योंकि अभी टैक्स ईयर 2026 के लिए सॉल्व कर लें तो डेट मैंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है। तो 5 मिलियन का सॉफ्टवेयर है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 मिलियन का सॉफ्टवेयर, 5 साल की लाइफ, मल्टीप्लाई बाय 1 अक्टूबर 2025 पे ये अवेलेबल फॉर यूज़ था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ऐसा ही होगा। 1 अक्टूबर पे ये अवेलेबल फॉर यूज़ था, तो अक्टूबर 25, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 26 तक हमने नंबर ऑफ डेज काउंट किए। तो ये आ रहे 273। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि इंटेंजिबल के केस में पहले साल जो अमोटाइजेशन मिलता है वो नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे मिलता है। तो 5/5 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 365, 5/5 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया 0.75, सॉरी। और फिर लेस करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, इसके लिए एक वर्किंग बना लेंगे। इनिशियल अलाउंस एंड टैक्स डेप्रिसिएशन, हम एक कॉलम में कॉस्ट लिख देंगे, इनिशियल अलाउंस WDV, depreciation, rate of depreciation, tax depreciation, closing WDV। अच्छा जी, एक तो हमारे पास बिल्डिंग थी, ये फैक्ट्री बिल्डिंग, कितनी कॉस्ट थी इसकी? इसकी कॉस्ट थी 187 मिलियन। दूसरा हमारे पास, सारा लिखेगा कौन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नाम सारे। वन 105, 15, 6, 8 और 18, 105, 15, 6, 8 और 15, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, फैक्ट्री बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा 25% का, यूज मशीनरी पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी नहीं मिलेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर पे भी मिलेगा। और ऑफिस व्हीकल लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, तो इस पर भी इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा।
तो ये हमारे पास जिन एसेट्स पे इनिशियल लॉस मिलेगा उनको एडजस्ट करने के बाद WDV एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गई। डेप्रिसिएशन का रेट मुझे याद है, बिल्डिंग के लिए 15% है, सॉरी बिल्डिंग के लिए 10% है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15%, इसके लिए भी 15%, इसके लिए भी 15%, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 30% है और व्हीकल के लिए भी 15%। एहतियातन चेक करना चाहें तो चेक कर लें, थर्ड शेड्यूल में दिया होता रेट। देखो, बिल्डिंग के लिए 10%, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल के लिए 15%, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 30%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा WDV मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट, और ये क्लोजिंग WDV आ जाएगी। आई होप कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर ना किया हो। तो ये हमने सबका टोटल ले लिया। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। तो इसको मैं लिंक कर देता हूँ, इनिशियल अलाउंस और अच्छा, ये दोनों नेगेटिव में ही है यहाँ पे, तो मैंने फॉर्मूला में नेगेटिव नहीं लगाया, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये 66 आ गया। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्यूरेट नहीं है, रीज़न बीइंग कि ये देखो, ये एक्सपोर्ट की सेल्स थी ना, ये हमने यहाँ से हटा दी थी, तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि इसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे। MTR की जो इनकम है वो इनकम हेड ऑफ इनकम में क्लासीफाई होती है, तो मैंने इसको यहाँ पे ज़ीरो कर दिया क्योंकि मैं इसे हेड ऑफ इनकम में दिखाऊंगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। फिर आता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। सवाल पे आते हैं। देखो, 2,60,000 शेयर्स बेचे थे, जिसमें से 2 लाख शेयर्स तुमने खरीदे थे, 1 लाख शेयर्स में बोनस में मिले थे, तो शेयर्स को अलग अलग कर देता है। 2 लाख अलग और 60,000 अलग। ठीक है, क्योंकि 2 लाख शेयर्स परचेज करके बेचे थे और 1 लाख बोनस शेयर्स में 60,000 शेयर्स बेचे होंगे फीफो मेथड के हिसाब से। 90 रुपये के हिसाब से शेयर्स बेचे, 90 रुपये के हिसाब से शेयर्स हमने बेचे कहाँ होंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सेल प्राइस ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 0.005। ये 0.005 क्या है सर? ये नोशनल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ जो कि लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन के केस में करते हैं। सॉरी 0.005 नहीं, 0. क्या करते हैं हम, 1 माइनस 0.005। हाँ सॉरी, सेल की केस में हम क्या करेंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय 0.995, 0.5% हमने एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 995 कर दिया। ये सेल प्राइस, इसकी भी सेम आ जाएगी, लेस कॉस्ट। अब देखिए, 2 लाख शेयर्स हमने परचेज किए थे 60 रुपये के हिसाब से, 2 लाख शेयर्स हमने परचेज किए थे 60 रुपये के हिसाब से, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 1.005। सही है। ये 2 लाख शेयर्स हमने स्टॉक मार्केट से खरीदे होंगे, इसमें मैंने 0.5 की एडजस्टमेंट ली। ये 2,60,000 शेयर्स हमने स्टॉक मार्केट में बेचे होंगे, यहाँ भी मैंने 0.5 की एडजस्टमेंट ली। बाकी के ये जो 60,000 शेयर्स हमने बेचे हैं, ये इस लाख बोनस शेयर्स में से बेचे हैं। ये हमने मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में नहीं खरीदे, ये हमें बोनस शेयर्स मिले। और डे एंड प्राइस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द बुक क्लोजर कितना है? 65। तो इनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 65। तो हमारे पास कैपिटल गेन जो कैलकुलेट होगा दैट वुड बी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, और यही फॉर्मूला यहाँ कॉपी हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा दिस प्लस दिस। अच्छा, सारे नंबर्स रुपीज़ इन मिलियन में चल रहे हैं, तो उसको मैं डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर देता हूँ, तो 7.32 का कैपिटल गेन आ गया।
अच्छा, एक चीज़ भी यहाँ हाथों हाथ लिखते हैं क्योंकि रेट लगाते वक्त आपको देखना पड़ेगा। शेयर्स हमने बेचे कब हैं? शेयर्स हमने बेचे 15 जून 2026 पे। डेट ऑफ सेल 15 जून 2026। और डेट ऑफ परचेज क्या है? कंपनी इनिशियली परचेज 2 लाख शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2015। क्योंकि जब हम रेट अप्लाई करेंगे ना तो उसके लिए हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन होना ज़रूरी है। 1 नवंबर 2025 को खरीदे थे ये वाले शेयर्स, और बोनस शेयर्स हमें मिले थे 30 अप्रैल को, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ इंटाइटलमेंट होगी। डेट ऑफ बल्कि डेट ऑफ इंटाइटलमेंट है ही नहीं यहाँ पे। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑन द डेट ऑफ इंटाइटलमेंट लिखा हुआ है, डेट नहीं बताई, तो 30 अप्रैल ही लिख देता हूँ। 30 अप्रैल 2026। इन डेट्स का बस यूज़ ये है कि जब हम रेट अप्लाई करेंगे ना तो इन डेट्स को देखते हुए हम रेट अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, और कोई चीज़? अच्छा, वैसे तो अभी डिविडेंड इनकम भी है, बोनस शेयर्स की इनकम भी है, और एक और इनकम भी थी कोई। यही है बस। तो टैक्स वगैरह आएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन आ गया तो हमारे पास टोटल एंड टैक्सेबल इनकम आ गया। ठीक है जी। अब टोटल और टैक्सेबल इनकम के बाद हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए टैक्स ऑन एनटीआर इनकम, टैक्स ऑन एमटीआर इनकम, टैक्स ऑन एफटीआर इनकम। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 102.24 की आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस थी। आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 10 लिंक करते हैं 102.24। अब इसमें 3 तरह की इनकम है। एक है एक्सपोर्ट्स जो कि एमटीआर है, एक है एक्सपोर्ट्स जो कि एमटीआर है, दूसरा हमारे पास ये कमर्शियल इंपोर्टर वाली सेल्स थी। ये कमर्शियल इंपोर्टर वाली सेल्स थी, ट्रेडिंग सेल्स, ये भी एमटीआर है। और बाकी हमारे पास जितनी सेल्स, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स होंगी। ये एनटीआर होगी। हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में टोटल 3 तरह की सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल्स, ट्रेडिंग सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेल्स। और टोटल कितना इनकम का? 102.24। तो इसका मतलब है कि अच्छा, एक्सपोर्ट की सेल्स का हमें अमाउंट मालूम था 2, ये हमें 2 मालूम था। तो इसका मतलब है कि इस 102.24 में से 2 का अमाउंट तो एक्सपोर्ट से पर्टेन करता है, 2 का अमाउंट तो एक्सपोर्ट से पर्टेन करता है। इन दोनों में हमें इस बाकी की इनकम को बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो बाकी की इनकम कितनी है? बाकी की इनकम है 100.24। 100.24 की इनकम इन दोनों में ब्रेक करनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग सेल से पर्टेनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेल से पर्टेनिंग। अब यहाँ पे आसान तरीका यही है कि हमारे पास 600 की सेल्स है, इस 600 की सेल्स में से 60 की तो एक्सपोर्ट सेल्स थी। ट्रेडिंग सेल्स कितनी थी सर? ट्रेडिंग सेल्स 23.6 की थी, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। तो ये आप कर दें 23.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। 23.6 का जो अमाउंट है सेल ऑफ रेडिकल टायर 23.6, ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स है, तो सेल्स टैक्स हटा दे तो ये कितना आ जाएगा? 23.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। सही किया मैंने? यस।
अब बाकी जो बचा वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, 520 नहीं आएगा, क्योंकि इस 600 के अंदर भी तो सेल्स टैक्स शामिल है, इस 600 के अंदर भी तो सेल्स टैक्स शामिल है। तो अफेक्टिवली ना ये होना यूँ चाहिए था, देखो मतलब मैथमेटिकली बहुत बारीक बात है, आई होप कि आप लोग पिक कर ली होगी आपने। ये असल में ये जो 600 का नंबर है ना, इस 600 के अंदर भी सेल्स टैक्स शामिल है, तो इस 600 में से भी सेल्स टैक्स हटा देंगे, तो मैंने ये सेल्स टैक्स इसको माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास सेल्स का नंबर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। एक्सपोर्ट सेल्स 60 की थी, ट्रेडिंग सेल्स अदर देन सेल्स टैक्स 20 की थी, तो बाकी बैलेंसिंग क्या था, मैन्युफैक्चर्ड सेल्स। अब इन दोनों की सेल्स के रेशियो में मैं बाकी बकाया इनकम फ्रॉम बिजनेस को अलोकेट कर देता हूँ। किस तरीके से, देखो 102 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। सर आप एक्सपोर्ट को क्यों अलोकेट नहीं करें? एक्सपोर्ट की केस में तो उसने खुद बताया ना कि 60 की सेल्स है, 58 की एक्सपेंस है, तो 2 की एक्सपोर्ट की इनकम है, तो बाकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है 102 की, सॉरी 100.24 की, इसे मैं इन दोनों में तोड़ रहा हूँ उनके सेल्स के रेशियो में। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। और अगर मैंने यहाँ देखूँ तो इन सबका टोटल मेरा 102.24 आ रहा होगा। मैंने क्या किया कि 102.24 से पहले 2 एक्सपोर्ट का अलग कर दिया, जो एक्सपोर्ट की इनकम थी, बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी 100.24 की इनकम को इन दोनों सेल्स के रेशियो में तोड़ दिया। सेल्स का नंबर कैलकुलेट करते हुए मैंने बताया कि मैंने क्या किया। ठीक हो गया। अब आता है टैक्स ऑन NTR इनकम। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 29% ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कितना जी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को 96.5 पे 29%, 96.5 पे 29%। अच्छा, फिर हमारे पास कैपिटल गेन का भी जो टैक्स है वो भी NTR में जाएगा। इसके लिए हमें कैपिटल गेन के रेट्स देखने पड़ेंगे। 37A से सर्च कर लेता है। ये रहा, क्या है जी, 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2025 तक की सिक्योरिटी के लिए अलग रेट है, और 1 जुलाई 2024 के बाद के अलग रेट है। हमने कब खरीदी है? हमने 1 नवंबर 25 30 अप्रैल, हमने 1 नवंबर 2025 और 30 अप्रैल 2026 पर खरीदी, यानी कि यहाँ फॉल करेगा, और अगर यहाँ फॉल करे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड 15% का रेट लगता है। सही है, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन, यह आ जाएगा 7.32 का 15%। तो ये हमारा NTR का टैक्स आ गया, हमारा NTR का टैक्स आ गया। अच्छा, MTR में हमारे पास 2 इनकम है, एक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या करेंगे जी, हायर ऑफ 2 थिंग्स, टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29%। ये कितना होगा, 2 का 29%। देखो एक्सपोर्ट की इनकम कितनी थी, 2 थी ना ये, तो अब लिंक कर दें चले, और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154 एट द रेट ऑफ 1%। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी थी, 26 मिलियन, सॉरी 60 मिलियन, तो 60 मिलियन इंटू 1%, 0.6, तो इन दोनों का हायर आ जाए 0.6। इसी तरीके से एक और वर्किंग होगी, ट्रेडिंग गुड्स, जो हमने गुड्स कमर्शियल इंपोर्टर से परचेस करके सेल किए, तो नेट इनकम का 29%, तो हमने जो ट्रेडिंग गुड्स की नेट इनकम कैलकुलेट की थी 3.74, इसी का 29% ले लेंगे, और विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 153। मैं रेट भूल रहा हूँ कि 4% था, 4.5% था, मुझे देखना पड़ेगा।
द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज ए गुड्स का है सबसेक्शन 153। ये राइस कॉटन एडिबल ऑयल वगैरह के लिए 1.5% का रेट था। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग, इन केस ऑफ कंपनी 9% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेबल फॉर टॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड 5% इन केस अदर देन टॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी के लिए रेट कितना था 5% का। तो यहाँ पर हमारा 5% का विद होल्डिंग टैक्स होगा। अच्छा, अब ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये सेल्स टैक्स वाली अमाउंट को शामिल करके लगता है। विद होल्डिंग टैक्स का जो अमाउंट है वो सेल्स टैक्स वाली अमाउंट को शामिल करके लगता है। आपको याद होगा कि जब हमने सेक्शन 153 में, बता देता हूँ, चले देखो, इसमें हमने पढ़ा था ना कि प्रिस्क्राइब पर्सन जो विद होल्डिंग करेगा शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। जो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा वो सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट पे लगेगा। तो यानी कि ये जो 5% की विद होल्डिंग होगी ना, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव सेल्स कितनी थी 23.6, वो 23.6 पे लगेगी। तो हमने क्या करा, 29% का टैक्स कैलकुलेट किया इस ट्रेडिंग की नेट इनकम पे 3.74, अभी 23.6 मिलियन पे 5% विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया। तो 23.6 का 5% और इन दोनों का हायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास टैक्स अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम आ जाएगा, टैक्स अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एफटीआर का टैक्स। अभी तो बहुत चीज़ें हैं एफटीआर में हमारे पास। क्या क्या है, टैक्स ऑन कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड कितना था जी, कैश डिविडेंड का अमाउंट था, डिविडेंड ऑफ 1.6 मिलियन रिसीव, 1.6 मिलियन। अच्छा, आईपीपीस के केस में वैसे तो मुझे याद है कि 7.5% का रेट है, लेकिन एहतियातन देख लेता हूँ एक दफ़ा। गलत तरीके से मैं रेट सर्च कर रहा हूँ, पहुँच गए। 7.5% इन केस ऑफ डिविडेंड फ्रॉम आईपीपीस। और फिर ये आगे सारी कहानी, अभी सवाल में इसका डेटा दिया हुआ नहीं, लेकिन आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है तो 7.5%। 1.6 मिलियन का 7.5%, 1.6 मिलियन ने सही लिया है, 1.6 मिलियन ही है। यस, 1.6 मिलियन का 7.5%। फिर टैक्स ऑन बोनस शेयर्स। अब हमें लाख बोनस शेयर्स मिले 30 अप्रैल 2026 पे, यानी टैक्स ईयर 2026 पे, और इसकी वैल्यू कितनी है 65, और सेक्शन 236 जी था। मुझे याद नहीं आ रहा रेट कितना था 236 जी में। 10% का रेट था ना, हाँ 10% का रेट था। तो लाख शेयर्स 65 रुपये की डिविडेंड प्राइस और 10% का रेट। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 10%। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 10%, और चूंकि रुपीज़ इन मिलियंस चल रहा है तो डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर देते हैं। ये हमारे पास टैक्स ऑन एफटीआर इनकम आ गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, अब टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट, जो हमारे पास यहाँ पर सवाल में था ना, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला,
सेक्शन रेफरेंस याद नहीं आ रहा, 65 की सीरीज़ में ही होगा, 65G है मेरा ख्याल है। क्या है जी, ये वाला टैक्स क्रेडिट हमें मिलता है वेयर अ पर्सन मेक्स एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द एलिजिबल टैक्स पेयर शेल बी अलाउड इन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और ये क्रेडिट मुझे याद है कि हर तरह के टैक्स के अगेंस्ट मिल जाता है, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, और ये क्रेडिट फिर हमारा कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है 2 सालों के लिए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग। Eligible investment mean investment made in the purchase and installation of new machinery, buildings, equipments, hardware and software, except self-created software and use capital goods। तो इन चीज़ों पे हमें ये मिलेगा। अब देखें, यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग पे मिलना चाहिए, परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान में मिलना चाहिए, इस पे नहीं मिलना चाहिए, इस पे भी नहीं मिलना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर पे मिलना चाहिए। ऐसा ही है, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, तो ये 3 चीज़ों पे हमारा ये क्रेडिट बनेगा। कौन सा सेक्शन था ये हमारे पास? सेक्शन 65G। तो लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65G। देखिए, फैक्ट्री बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान और कंप्यूटर हार्डवेयर, इन 3 चीज़ों पे, और कितना? 25%। दिस प्लस दिस प्लस दिस इंटू 25%, तो ये हमारा 75 का टैक्स क्रेडिट आ गया। अच्छा, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये हमारा टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 2 टैक्स ईयर्स। 2 सालों के लिए जो टैक्स क्रेडिट है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 सालों के लिए हमारा टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं अगले 2 सालों में भी क्लेम हो सकता है। इसके बाद लास्ट विद होल्डिंग टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस को एक जगह लिख दें, क्योंकि वो सारा हमारा टैक्स रिफंडेबल बनेगा। सवाल में अगर हम वापस आएँ तो हमारी कहाँ कहाँ विद होल्डिंग हुई थी? देखो, एक तो हमारी एक्सपोर्ट पे विद होल्डिंग हुई होगी, ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर सेक्शन 154, 60 मिलियन के एक्सपोर्ट पे 2% की विद होल्डिंग। देखिए, विद होल्डिंग 2% होती है एक्सपोर्ट पे, मिनिमम टैक्स 1% होता है, लेकिन विद होल्डिंग 2% होती है। तो 60 का 2%, फिर हमने जो ये टायर सेल किए थे इस पर सब इन लोगों को विद होल्डिंग करनी चाहिए थी, रजिस्टर्ड रिटेलर को, लेकिन उन्होंने की नहीं थी। फिर ये तो डेप्रिसिएशन था, ये होटल वाला था, ये था, डिविडेंड पे विद होल्डिंग हुई होगी। ऑन डिविडेंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना टैक्स बन रहा है उतनी ही विद होल्डिंग हुई होगी। बोनस शेयर्स पे विद होल्डिंग हुई होगी। डिविडेंड का हमारे पास सेक्शन 150 है, और बोनस शेयर्स का हमारे पास सेक्शन 236G है। अगेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो टैक्स बन रहा है वही विदहोल्ड हुआ होगा। और एक हमें इन्होंने बताया था कि सेक्शन 153 का हमारा 20 मिलियन का टैक्स विदहोल्ड हुआ है अंडर सेक्शन 153 20। तो ये हमारे पास टोटल विदहोल्डिंग्स हैं जो कि हमारा टैक्स रिफंडेबल बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा फाइनली सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। काफ़ी लेक्चर हमारा लेंदी हो गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ों को समझाने में, IK पे अपनी बरास वगैरह निकालने में थोड़ी लंबी हो गई है। एनीवे, आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखता है। थैंक यू।